अपने माता पिता से बड़ा कोई मोटिवेशन होता नहीं है। जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि अब तो नहीं होने वाला, तो सक्सेस बस उसकी नेक्स्ट स्टेप ही होती है। बच्चों को क्या बताओगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कह रहे हैं यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, हमारे बस की नहीं है। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो आपके सारे अस्त्रों से बेटर ये है कि एक अस्त्र होना चाहिए, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। और में जो आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए गए तो आपको कैसे पैटर्न मिले? जो मैट्रिक्स में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको हिट कर जाए तो वो 10 सेकंड में भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सभी आप कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सक्सेस स्टोरी के सेक्शन में। हमारे पास हमने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, उनमें से एक ऐसी सक्सेस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो थोड़ा सा एक वाक्य को बिल्कुल सही प्रूफ करता है। नेवर गिव अप, मतलब कभी भी हार ना मानना। आपने कई बार सुना भी होगा कि गिव अप मत कर यार। तो वो जो बस आप कह देते हो उस चीज को अपने अंदर उतारना, और कई बार हारना, कई बार एग्जाम बस क्लियर होते होते रहना, उसके बाद भी अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना कि चलो कोई बात नहीं, ये वाला नहीं हुआ, अगले में थोड़ा सा और बेटर करेंगे। ऐसी एक शख्सियत है, काफी टाइम से हम जानते भी उन्हें। उनका नाम है निशु कोहली। आइए उनका स्वागत करते हैं। निशु कोहली जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम गुड। तो यहाँ तक जो आप आए हैं दिल्ली से गुड़गांव, सफर सही रहा? यस सर। अच्छा, आपकी जो फैमिली है कहीं काफी टाइम से आपको देख रही है पढ़ते हुए, तो सबसे पहले सब कुछ भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले यही पूछता हूँ मैं आपसे, उनका रिएक्शन कैसा था कि चलो हो गया हमारी बच्ची का, काफी टाइम से लगी हुई थी? माय फादर ही इज वेरी सपोर्टिव, बहुत ज्यादा। उनको मैंने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, ना ही बुरे टाइम में ना ही हंसते टाइम में। लेकिन जब मैंने अपने रिजल्ट के बारे में बताया तब उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो देख के मुझे भी रोना आ गया। वो मोमेंट बहुत बहुत स्पेशल था। साइफ रिलीफ होता है कि हमारी बच्ची जो मेहनत कर रही थी वो। सबसे ज्यादा रिलीफ पापा को ही हुआ। अच्छा, पापा को ही हुआ। चलिए, हमारे पास निशु कोहली जी कैग ऑडिटर की पोस्ट पे पोस्टेड हुई है अभी। वो भी आ गया है हमारे पास कि जोन प्रेफरेंस भी आ गया है आपके पास। अच्छा, जो आपकी पहले की जो स्टडीज थी, जो आपने 10th 12th किया है, वो कहाँ से किया है? मैंने दिल्ली से ही किए, स्कूल से, ग्रीनफील्ड स्कूल से। ओके। और वहीं से 12th मैंने वहीं से की। तो ग्रेजुएशन में फिर कैसे? ग्रेजुएशन में मेरा जो टारगेट था पहले 12th में, मुझे डॉक्टर बनना था। अच्छा। तो मैंने बायो ली थी। उसके लिए मैंने 2 साल ड्रॉप भी किए थे अपने। ओके। उसमें हो भी गया था, बट एक डॉक्यूमेंट की वजह से आई डिड नॉट गेट द सीट। तो वहाँ पर भी दुख, कष्ट, पीड़ा हुई? वहाँ पे बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर उसके बाद एक मेरा फ्रेंड था, उसने सजेस्ट किया कि तुम्हारी इंग्लिश भी ठीक है और मैथ्स थोड़ा सा कर लो। उस टाइम इंग्लिश मैथ ही आते थे, कि तुम एसएससी की प्रिपरेशन करो। तो माता पिता का सपना भी होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कोई बात नहीं, आप क्या गोल्डर में पोस्टेड हुए हो, बहुत अच्छी बात है। ये तो ग्रेजुएशन करते हुए आपके दिमाग में डॉक्टर ही चल रहा था कि यही करना है, उसके बाद आपने ये ड्रॉप भी लिया है? इसलिए ग्रेजुएशन भी मैंने ओपन से की थी। अच्छा, मैंने इंग्लिश ऑनर्स की एसओएल से। ओके ओके ओके। तो उसके बाद आपने 2 साल का आपने ड्रॉप किया था, फिर एडमिशन ले लिया था। तो कहाँ से आकाशवाणी हुई कि चलो आज एसएससी की तैयारी करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मेरा दोस्त था, उसका भाई भी एमबीबीएस कर रहा था, तो वो रशिया गया था। तो उसने मुझे बोला कि तुम रशिया चली जाओ प्राइवेटली, लेकिन वो फिर फाइनेंशियली बहुत बर्डन हो जाता। फिर मैंने कहा नहीं, प्राइवेटली तो नहीं करना। फिर उसने बोला कि एसएससी की प्रिपरेशन कर लो, पढ़ने में भी ठीक हो तो अच्छा है वो। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इतने साल लगना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जब उन्होंने कहा एसएससी, तो इससे पहले कहीं सुना था ये वाला नाम कि एसएससी कुछ होता है? मैंने कुछ नहीं सुना, उसी ने बताया मुझे। तो जब एसएससी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, थोड़ा अजीब अजीब ना, कहाँ डॉक्टर बनने वाले थे, कहाँ ये मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस? अजीब तो लगा, पर उस चीज को पकड़ के भी नहीं बैठ सकते थे। क्या पता था कि एसएससी से जो जॉब मिलती है वो किस टाइप की जॉब्स मिलती है? कुछ नहीं पता था मुझे। अभी एग्जाम जब प्रेफरेंस बढ़नी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च किया जॉब्स के बारे में। ओके ओके ओके। कि ये जॉब है, इसमें ऐसे ये होता है, इसमें ये होता है। ओके, तो प्रिपरेशन के टाइम भी ऐसे ही प्रिपरेशन बस पढ़ रहे हैं। बस पढ़ रहे हैं कि ये आता है और हम ये पढ़ते रहते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या था कि यार जब किसी ने बोल दिया मुझे कि मुझे एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो अब वो जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? स्टेप बाय स्टेप जरा बताइए कि आपने एसएससी के लिए सुन लिया, अब क्या किया उसके आगे? मेरे पास सही गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की, और कोचिंग में आपने पढ़ाया मैथ्स। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर आपने वो यूट्यूब से कंप्लीट कराया सारा। तो मैथ्स तो वहां से की। इंग्लिश के लिए मैंने एक बुक थी, उसको फॉलो किया था। और उसको उसी का मल्टीपल रिवीजन किया था। तो इंग्लिश ऐसे की। और जी उसको रीजनिंग के लिए
रीजनिंग के लिए PYQs लगाए, सिर्फ CGL के ना लगा के सारे एग्जाम्स के लगाती थी मैं। ओके ओके, सारे एग्जाम। सारे एग्जाम के, CPO, CHSL, MTS सबके। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तो आपने बहुत सही किया। ठीक, मेरे पूछने से पहले आपने बता दिया कि मैंने तो ऐसे किया है। ठीक है, जब आप पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए पढ़ रहे थे, तो जब मैथ्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको कुछ टॉपिक्स प्रॉब्लम करते हैं, वो जो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स है वो कौन कौन से थे? अगर हम अच्छे से पढ़ लें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो काफी हद तक वो टॉपिक इजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे बच्चों को ज्योमेट्री बहुत टफ लगता है, लेकिन मैंने पढ़ा आपसे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए, तो मुझे ज्योमेट्री आसान लगता है। लेकिन कुछ एक टॉपिक होते हैं उसमें फिर भी फंस जाते हैं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर रहता है ट्रिगो वगैरह। हाँ, तो वो जो चीज है वो, क्योंकि जब तक वो दिमाग में रहता है ना, तो आप टेस्ट लगाने जाते हो तो दिमाग में रहता है यार उस टाइप का क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, तो क्या उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया? देखो बच्चे मॉक्स तो लगाते ही हैं, साथ साथ और क्या करते हो? मतलब उस चीज के लिए अलग से प्रैक्टिस करते हो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए, खोज खोज के, या फिर रहने देते हो कि आएगा तो देखा जाएगा? नहीं, खोज खोज के। अगर 1 घंटे का मॉक है तो एनालाइज उसका 2 घंटे का होना चाहिए, तब जाके वो तब जाके ये अगर टॉपिक, फिर उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है कि इस टॉपिक से अगर आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमको वो आने चाहिए। तो आप तो काफी पहले से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, बहुत। तो वो ईयर बताइए जब से आप इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे। 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। ओके ओके ओके, मेरा मेंस तक हुआ था, फिर टीयर 3 में नहीं हुआ। 2021 में टीयर 3 हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरिट में नाम नहीं आया। तो अब 2022 में हुआ। ओके ओके, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सीजीएल का एग्जाम तो दिया नहीं, आपने दूसरे एग्जाम्स भी दिए? CHSL के भी दिए, पर उसमें टाइपिंग थोड़ी सी अच्छी होती है, तो टाइपिंग में मेरा नहीं हुआ, 1% से एरर रह गया था, और MTS में 0.5 मार्क्स से रह गया था। अच्छा, तो मतलब सीएचएसएल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और इसमें भी। अभी आप बता रहे थे कि सर सीएचएसएल में एक जगह बहुत अच्छे नंबर आए थे, उसी में टाइपिंग का आपका प्रॉब्लम हुई है? मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ टाइपिंग में CHSL एक तो सीएचएसएल, अच्छा दोनों बाद सीएचएसएल में कौन कौन सी ईयर वाले सीएचएसएल थे? ये जो भी गया था 21 वाला और 20 वाला भी। 20 वाला भी, दोनों में ही आप टाइपिंग से तो कुछ सीखा आपने, और इस वाले में अप्लाई किया आपने? इसमें तो फिर मैंने टाइपिंग स्टार्ट बहुत पहले से करना शुरू कर दी, मगर टाइपिंग की वजह से नहीं फेल होना है। ओके ओके, तो टाइपिंग कैसे कर रहे थे आप? टाइपिंग में प्रैक्टिस करती थी खुद से ही? मल्टीपल साइट्स होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, उनसे प्रैक्टिस करो। एक साइड से बोर हो जाओ तो दूसरी से कर लो, तो अलग अलग इंटरफेस होता है, तो टाइपिंग करने में मजा आता है। बिल्कुल इंटरफेस चेंज हो जाता है, बिल्कुल मजा आता है। तो आप जो ये टाइपिंग का काम करते दिन में कितने टाइम तक करते थे टाइपिंग? दिन पहले तो मैंने करे थे अच्छे खासे घंटे, ताकि मेरी टाइपिंग अच्छी हो जाए। फिर जब ठीक हो गया कि हाँ हो जाएगा, फिर मैं एक आधा घंटा करती थी बस। जैसे लोग गिटार बजाते हैं तो स्टार्टिंग में उंगलियों में दर्द होता है, ऐसे टाइपिंग के अंदर भी होता है? मेरे रिस्ट में दर्द होता था। रिस्ट में दर्द हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो वो चीज आपकी फ्रूटफुल हुई, और आपको सीएचएसएल में ना मिलकर आपको डायरेक्टली सीजीएल में कैग ऑडिटर मिला है। तो हमने मैथ्स की बात की, तो मैथ्स की मौका आपने स्टार्टिंग से लगाए थे जब से आप स्टडीज कर रहे थे, या फिर बाद में रियलाइज हो ओहो सर लोग तो सही कह रहे थे, लगाना चाहिए था मॉक? तो मैंने थोड़ा देर कर दी मॉक लगाने में। पहले मैं क्वेश्चंस, टॉपिक जो होता था उसके क्वेश्चंस ऑफ बुक से करती रहती थी, बिल्कुल। लेकिन मॉक में पता चलता है कि हमको कितनी जल्दी करना है वो, हाँ। और कितनी कम टाइम में करना है, और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मॉक स्टार्टिंग से लगाना चाहिए था। तो मॉक्स में ये भी पता लग जाता है मैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं पहले कर सकती थी, ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में कर सकती थी, ये छोड़ आर्ट ऑफ स्किपिंग मॉक से ही आते हैं। बिल्कुल, आर्ट ऑफ स्किपिंग वन ऑफ आवर स्टूडेंट पहले भी कह चुके हैं कि स्किपिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बेसिकली रीजनिंग और मैथ्स में, क्योंकि लॉजिकल होते हैं। जीएस और इंग्लिश में टाइम मिल जाता है, फिर भी हमें मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा टाइम कम मिलता है। पर इस बार तो रीजनिंग भी अच्छी खासी थी, वो वाली रीजनिंग थी जो आप 20 में देखती हुई थी, वो वाली रीजनिंग तो थी नहीं। इस बार तो रीजनिंग भी अच्छी थी, और काफी जैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं हल्के से बैंकिंग का टच दे रखा था, हल्का हल्का पेंट किया हुआ था उन्होंने बैंकिंग से। तो वो जो है रीजनिंग पढ़ा डिफरेंट था। इस बार लोग कह रहे हैं कि कुछ चेंज आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर क्या किया? मतलब या तो आपने अलग से टॉपिक की प्रिपरेशन की होगी, या फिर वही आप जो कर रहे थे पहले से करते आ रहे थे वही कर रहे थे? जब मेंस में इंग्लिश रीजनिंग आना स्टार्ट हुई तो एक माइंड में था कि इससे तो अच्छी आएगी। अच्छा, हाँ, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था रीजनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा बैंकिंग साइड के मॉक्स भी लगाए थे पजल्स के लिए, ताकि जल्दी हो जाए। ओके, प्री लेवल के तो जो मॉक्स दे रहे थे उसमें हेल्प कर रहे थे? उसमें पजल्स और वो जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे थोड़ी हेल्प मिली। बिल्कुल बिल्कुल। रीजनिंग में काफी सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है आपके पास नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है आपके पास, ये अजम्पशन है, वाटर इमेजेस हैं आपके पास, मैट्रिक्स आती है, मिसिंग मैट्रिक्स आती है, तो काफी कुछ है।
उन सभी के आपने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े, या फिर आपने डायरेक्टली क्या किया, यार मुझे तो रीजनिंग आती है, मैं तो डायरेक्टली मॉक से ढूंढूंगी और वहीं से अपने आप को इम्प्रूव करूंगी? मैंने मॉक्स ही लगाए, और जो जो भी रिसेंट क्वेश्चन आते थे किसी भी एग्जाम के, Okay. वो करने होते थे। जैसे कि रेलवे के क्वेश्चन थे, वो भी सारे किए थे मैंने। तो करंट क्वेश्चन करते रहो तो प्रैक्टिस होती है, और नई नई चीज सीखने को भी मिलती रहती है। ओके, तो मतलब मॉक से आपको काफी लेकिन कुछ फिर सीखने भी मिल गया। कई चीजों में, हर एक मॉक में ऐसा क्वेश्चन होता था जिसमें फंस जाते थे। हाँ, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता था, तो उसको जिसमें नोट कर फंस लो। जाते थे उसको नोट कर देते थे? नोट कर लो उसको, बस नोट करके छोड़ो, या फिर उसके ऊपर फिर और नहीं काम उसको करो? बाद एग्जाम से पहले उसको फिर रिवाइज भी करना होता था ठीक ठीक ठीक, कि ये पैटर्न भी एग्जाम में मिल सकता है, जो थोड़े वियर्ड पैटर्न होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जाम में जो आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए गए, तो आपको कैसे पैटर्न्स मिले वहां पर? आपको क्या फील हुआ कि यार जो मैंने प्रिपरेशन की थी बिल्कुल सेम आ गया, या फिर जो प्रिपरेशन की थी यार अच्छा हुआ मैं वो तो करके आई थी? जो मैट्रिक्स में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको हिट कर जाए तो वो 10 सेकंड में भी हो जाता है, बिल्कुल। नहीं तो वो 1 मिनट में भी उसको लगाते रहो, नहीं होता। तो अगर आपको 10-15 सेकंड में पता चल रहा है कि ये ऐसे होगा, तो उसको करो, नहीं तो उसको बाद के लिए छोड़ दो। चाहे आपने 100 क्वेश्चन लगाए हो, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन में फंस जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो आप कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। ये हमारे पास मैथ्स रीजनिंग की बात हुई, जिसमें आपके नंबर्स अच्छा है तभी आपको एक एगोल्ट्री मिला है। इसके अलावा इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, जीएस के अंदर आपने क्या देखा है, कितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा है? जीएस आपने कैसे अप्रोच किया जीएस को? जीएस में तो सर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत इजी क्वेश्चन जो सब कर रहे हैं वो भी हमसे नहीं होता, क्योंकि हमारे माइंड में थोड़ा सा ब्लर रहता है कि इसका ये है या फिर ये वाला आंसर है। तो मल्टीपल रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे और जितना ज्यादा पढ़ेंगे जीएस को, उतना ही ज्यादा वहाँ अक्कड़ बक्कड़ खेलना पड़ता है ऑप्शंस में कि ABCD में से कौन सा है, क्योंकि कभी कभी आदमी भूल जाता सर है। मेंस में नेगेटिव मार्किंग थी, अक्कड़ बक्कड़ भी नहीं खेल हाँ, सकते थे। गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, वो आपने ये कहा बात कि नहीं सब मैंने सबको नहीं लगा के आया, क्योंकि कि नहीं मैं तो लगा के आ गया था सब कुछ, वो तो आ गए नंबर। तो आपने हर टॉपिक अलग अलग आपने पकड़ा, जैसे हिस्ट्री अलग आपने पूरा किया, जैसे उसमें एंशिएंट है, उसमें मिडिवल है, उसमें मॉडर्न है। फिर उसके बाद अलग से हमारे पास ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो अलग है। आपके पास पॉलिटी है, इसमें अमेंडमेंट्स है, आर्टिकल्स हैं, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर आपके पास साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर उसके ऊपर फिर करंट अफेयर है, इतना सब कुछ, और 25 क्वेश्चन का है। तो वो कैसे आपने दिमाग में रखा कि उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और देनी है तो उसको कैसे अप्रोच करना है? सर इम्पोर्टेंस तो देनी थी, क्योंकि अब जीएस का भी अच्छा खासा वेटेज है, और सब कुछ पढ़ना होता है। और इसमें स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक बुक उठा ली उसको पढ़े जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ना है। पहले ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है एसएससी, उस चीज को फिर अच्छे से करना है, मल्टीपल रिविजन्स करना है। करंट अफेयर 1 साल की पूछ रही है, 1.5 साल की पूछ रही है, वो भी देखने हैं। तो प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और जो पढ़ा है उसी को 10 बार रिवाइज करना चाहिए। अलग अलग चीजों से पढ़ने से अच्छा एक चीज को पढ़ो, उसको रिवाइज करते रहो, और जो नया मिल रहा है मॉक में उसे एक कॉपी पे लिख लो। मेरी पूरी कॉपी भर गई थी जीके की, अलग से नोट्स के अलावा भी नए क्वेश्चन से। तो आप कह रहे हैं कि सर प्रीवियस क्वेश्चन से एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, और फिर उन चीज़ों को पढ़ो। इसके अलावा जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए आपने बता ही दिया कि आपकी नोटबुक भर गई थी, और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। काफ़ी सारे अस्त्रों से बेटर ये है कि एक अस्त्र होना चाहिए, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो, और फिर उसी से आपका हो जाएगा। दिन भी अच्छा होना चाहिए उस दिन कि हमारा पढ़ा हुआ जीके आ जाए। अच्छा, नहीं, पढ़ा हुआ जीके तभी आता है मैम जब आप लोग इतनी मेहनत करके जाते हो, तब आपको लगता है कि पढ़ा हुआ जीके, क्योंकि उससे पहले आपकी इतने साल की या फिर इतने महीने की मेहनत होती है, और तब जाके वो मेहनत आपको उस पेपर्स पे दिखती है, और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमारी वो इतनी मेहनत थी जिसने ये वाला क्वेश्चन हमें करवाया है, वो मेहनत ही होती है। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश काफ़ी बच्चे हैं ऐसे, आप ही नहीं, क्योंकि इस बार इंग्लिश का जो वो है मार्क्स है, जो उसका वेटेज है वो बढ़ाया गया है। पहले आपके पास देखते थे 25 क्वेश्चन आपके उसमें आते थे प्री में, फिर मेंस में आपके 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, और ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, सॉरी मैथ्स के, और फिर 200 क्वेश्चन शायद इंग्लिश के। अब क्या हो गया, और नंबर उतने ही, दोनों के नंबर उतने होते थे। इस बार क्या हुआ है कि हमारे पास 45 क्वेश्चन इंग्लिश के कर दिए हैं, सबसे ज्यादा वेटेज 135 नंबर, और गलत हुआ तो डायरेक्टली 100 से नीचे ले जाते, 3-4 भी गलत होते तो एकदम से 100 से नीचे नंबर चले जाते हैं। तो वो जो इंग्लिश है उसमें एक तो नंबर्स को अपने दिमाग में रखना कि नंबर्स कम नहीं होने चाहिए, जितना मुझे आता है वो तो करना ही, पर कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छा पार्ट प्ले की है इस वाले में। ये काफ़ी जल्दी नंबर कम हो जा रहे हैं, काफ़ी जल्दी बढ़ भी जा रहे हैं अगर आपके नंबर, तो वहाँ पर आपने वोकैब को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को,
साथ साथ जो ये जितना भी पार्ट होता है, पैराजम्बल्स होते हैं, ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, तो इन चीजों में जो चेंज था कि इस बार क्या आ सकता है, इस बार लेवल भी थोड़ा सा अच्छा हाँ। था इंग्लिश का। 45 क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ सकता है, 25 में जो नहीं पूछ सकता वो 45 में पूछ सकता है। तो वो आपने क्या 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 मैं एडिशन इसमें एफर्ट मारता हूँ जिससे कि वैसे मेरा ये आराम से हो जाए, तो वो जरा बताइए बच्चों को। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आया था, तो जो सीपीयू का पेपर होता है उसमें आती है इंग्लिश, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बिल्कुल। मैंने वो भी पेपर सेक्शन में वो भी पेपर्स लगाए थे ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी पैराजम्बल में कुछ यूट्यूब से वीडियोस देखी थी कि कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स से कर सकते हैं जल्दी, कि अगर उसमें ए आ रहा है, दा आ रहा है, तो ये Pronoun आ पहले रहा है नहीं तो हो नहीं सकता। करेंगे, ये आ रहा हाँ, है ये तो- कुछ चीजें थी। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ये वाला सेंटेंस इसके बाद ही आएगा, ये वाला इंसिडेंट इसके बाद ही हुआ होगा। ओके तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी और थोड़ी सी अप्रोच भी और ग्रामर भी थोड़ा सा लगानी पड़ती है पैराजम्बल में। और कभी ग्रामर का कभी कितना पार्ट प्ले होता है इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर? ग्रामर का पार्ट काफी प्ले होता है सर, As a क्लोज student? टेस्ट में भी होता है और पैराजम्बल में भी होता है, और कई कई तो एरर्स तो ग्रामर के बेस। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ग्रामर तो कमी है, मैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लूंगा, मैं तो वोकैब पढ़ लूंगा और हो जाएगा। ग्रामर और चीजों में बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैम ने देखो कहा भी कि एरर्स में साथ देती है, फिर इन द ब्लैंक्स जो हमारे पास क्लोज टेस्ट आते हैं Close test उसमें, आते हैं, वहां पर उसमें आपको आते हैं। फायदा देती है, आपको पैराजम्बल्स में फायदा देगी, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा कि कौन सेंटेंस पहले आना है। और साथ साथ वोकैब का कैसे आपने किया? वो कैब एक बुक मैंने की थी, उसको ही मैंने रिवाइज किया, और जो न्यू वर्ड होते थे वो मैं बुक पे ही साइड में कई जगह होती थी वहाँ लिख लेती थी ओके कि ये एसएससी में आई तो आगे भी आ सकती है, या फिर इसका एंटोनिम्स आ सकता है अगर सिनोनिम ना आए तो वो भी सब लिख लेना साइड में। तो उस बुक को कितनी बार रिवाइज किया आपने? उसको बस उसी को, मैं एक ही बुक थी उसी को पढ़ती थी इंग्लिश के लिए। ओके ओके। तो हाँ, बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए। और कंप्यूटर तो मुझे पता है कि अभी आप लोगों के लिए तो नया था। जी सर, नया था, और पहले टाइपिंग में फेल होने के बाद मुझे होश आ गया था कि अब भी ऐसा ना करूँ, तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर को स्टार्टिंग से ही पढ़ा। ओके ओके ओके। यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस थी वो पढ़ी, और एक पीडीएफ थी उसमें बहुत अच्छे से दे रखा था कंप्यूटर, वो पढ़ा 2-3 बार। तो मुझे ये था कि कंप्यूटर में तो ऐसा ना हो कि सब कुछ करके कंप्यूटर में फेल हो जाए, तो कंप्यूटर मैंने स्टार्टिंग से ही किया और सीरियसली भी लिया। ओके। अच्छा, कंप्यूटर अगर मान लो वीडियो से पढ़ते थे या फिर बस वो पीडीएफ ही काफी थी कि? वीडियोस में भी थोड़ा देखा, जो कि मुझे नहीं आते थे वो चीज वीडियो से भी देखी, और जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो तो बस पढ़ के आपको रिवाइज ही करना है, लेकिन जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था वो यूट्यूब से देखा और फिर पीडीएफ से उसको रिवाइज भी किया। चलिए, तो आपकी पढ़ाई की बात होगी, अब मैं उस जर्नी की बात करता हूँ जो पढ़ाई से अलग होती है बट आपको बहुत दुख देती है। जैसे आपने ना प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करी, आपने एग्जाम दिया, चलो पहली बार एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, आपको लगता है यार कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, फिर आपने दोबारा से फिर एग्जाम दिया और फिर क्रैक नहीं हुआ, फिर दूसरा एग्जाम दिया वो भी क्रैक नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दिया वो भी क्रैक नहीं हुआ, पर साथ साथ आप कहीं कहीं ना बीच बीच में आप परेशान होते जा रहे हो, फैमिली को बता नहीं पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, और फिर एक ऐसा एग्जाम आता है जो फाइनली आपको जो चाहिए आपको वो दे देता है कि यार सारी मेहनत मेरी यहाँ पर यूज हो गई है। पर उससे पहले की जो जर्नी होती है उसमें आपका रोल, माता पिता का रोल, आपके इन्वायरमेंट का रोल, कैसे टैकल किया उस सारी चीजों को, स्टार्टिंग से बताना आराम से। सर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बहुत टाइम में ऐसा भी लगता था कि अरे शायद नहीं होना, लेकिन फिर लगता है कि अरे एक ट्राई और करते हैं। और मैं आपको भी बीच बीच में मैसेज करती थी कि सर मेंस है और बहुत टेंशन हो रही है, तो आप भी बोलते थे ईट गुड फूड एंड स्टडी, ये वो, आप भी मतलब बहुत सपोर्ट करते थे। और पापा की शक्ल देख के भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था कि इनके लिए तो करना ही है। हाँ, वो और माता पिता के लिए करना होता है। कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको, अच्छे वाले फ्रेंड्स जो आपको पुश करते हैं आगे कि नहीं कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो पॉजिटिव लोगों का भी साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। और एक बार मुझे याद है हमारे घर में एक अंकल आए थे, वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानते थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगनी तुम्हारी। तो फिर सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर मेरे पापा ने बोला अरे कीप प्रिपेयरिंग। हाँ, कीप प्रिपेयरिंग। ऐसे एक अभी ज्वाइनिंग के बाद मैं उन्हें कॉल करने वाली हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी हमारे यहाँ भी एक पंडित जी थे, उन्होंने मेरे को 2019 में बताया था कि आपके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी 2019 में। वो 17 का चल रहा था, 2017 वाला नहीं हुआ, फिर 20 हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 हुआ, 22 में नहीं हुआ, अब 23 हुआ है।
तो वो पंडित जी हमारे घर आए थे, तो पिताजी ने बताया उन्हें कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग गई है अच्छी पोस्ट पे और पढ़ा भी रहा है आराम से। कि हमने तो कहा ही था कि तुमने 2019 में कहा था भाई। 4 साल हो गए उस बात को। तो खैर वो तो आपकी मेहनत अपने एफर्ट पे होती है, वो तो आप हाथों की जो लकीरें हैं उन्हें भी आप बदल देते हो, तो आप इतनी मेहनत करते हो। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत हो गया, बस अब मैं ना प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ, टाइपिंग मेरा जाती हूँ, इतना अच्छा खासा पढ़ रखा मैंने है। तो सर ग्रेजुएशन भी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं की थी कि मुझे अच्छी सी प्राइवेट जॉब भी मिल जाए, कोई आईटी सेक्टर वगैरह नहीं की थी, नॉर्मल इंग्लिश ऑनर्स की थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर गवर्नमेंट नहीं लगी तो प्राइवेट में मुझे बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो एक ही ऑप्शन था तुम्हारे पास? एक ही ऑप्शन था बस मेरे पास। तो कभी माता पिता नहीं कहते थे कि देख ले तू, या फिर वो कहते थे कि नहीं लगी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा? पापा तो बोलते थे लगी रहे, बाकी मम्मी वगैरह थोड़ा बोलती थी अरे तुम शादी वादी कर लो, सेटल हो जाओ। अच्छा, बाकी तो उसका भी प्रेशर था, शादी का हाँ प्रेशर? प्रेशर था शादी का। अभी 6 महीने पहले मैंने घर पे बोला था कि मुझे 6 महीने और दो। तो उन सभी गर्ल्स के लिए, और होता है गर्ल्स के साथ ऐसा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता था कि ये वाली बात आए कि ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सर कहते हैं सर प्रॉब्लम है हमारे पास और शादी होने वाली है, बट हमें एग्जाम क्लियर करना है, और सर बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, और फैमिली को कैसे बनाए। जो टैकल करते हैं, एक लड़की जो टैकल करती है इस चीज को, वो आपने कैसे बताया फैमिली को कि बस अभी रुक जाओ, थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, ये चांस है इसको लेने मेरे देते हैं? पापा वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। अगर मैं अभी 2 साल और बोलूंगी ना कि पापा 2 साल और रुक जाओ, गुड, तो वो 2 साल और वेट कर लेंगे। बच्चे पे विश्वास होता है कि हाँ ये कह रही है और ये लगी हुई है। तो और वो देखते भी थे, मम्मी भी देखती थी कि अच्छा, पढ़ती रहती है। तो होल टाइम घर पे ही रहती थी ना? मैं घर पे ही रहती थी। घर में डेली देखते थे कि अच्छा पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। हमारी माता तो कहती भी है कि मैथ्स मत पढ़, इंग्लिश पढ़, तेरा मैथ्स सही है, इंग्लिश जीएस खराब है। ठीक है, लेकिन तो घर में फिर डिस्टरबेंस भी बहुत होता है घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सभी को पार करते हुए तुमने एग्जाम भी क्लियर किया मैम आपने। तो इसके अलावा जो बच्चों को बताना चाहोगे, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया आपने, इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे आप, बच्चों को क्या बताओगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं पर कह रहे हैं यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, हमारे बस की नहीं है। कुछ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों को भी बताना जो पहले से पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों को भी बताना जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन दोनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि अब तो नहीं होने वाला, तो सक्सेस बस उसकी नेक्स्ट स्टेप ही होती है। तो एक पुश और देना है अपने आप को, और Okay. बस, और थोड़ा पॉजिटिव ही रहना है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जो बोलते हैं अरे तुमसे ना हो पाएगा, उनसे तो थोड़ा सा वो डायरेक्टली फिर आपको जॉब पाते हुए देखते हैं। हाँ ठीक थोड़ा ठीक। सा पॉजिटिव रहना है। और फेलियर तो आते हैं, लेकिन ये फेलियर भी सिखाते हैं लाइफ में बहुत कुछ। आपको हम्बल बनाते हैं फेलियर्स, सारे के सारे फेलियर्स आपको हम्बल ही बनाते हैं। अब वो चीज़ आप नहीं करोगे जो चीज़ आप शायद पहली बार में ही पा लेते तो शायद तब कर लेते। अच्छा, वो जो बच्चे जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, वो गलती क्या ना करें, ऐसी क्या गलती ना करें जिससे कि उनका पहली बार में एग्जाम क्लियर हो जाए? वो मॉक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, और मॉक्स से ज्यादा एनालाइज अच्छा, एनालिसिस करें पार्ट पे उसका। ज़्यादा ध्यान दें। उसका एनालाइज करें, और बस मॉक देने ही देने हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद देंगे, नहीं। अगर सिलेबस 70% भी हो रखा है ना, तो उसको वो मॉक भी देते रहें और अपना सिलेबस भी करते रहें, लेकिन मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो हॉबीज थी, कोई मतलब ऐसी चीज़ जो मस्त पसंद है बट कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ? मुझे डांस वांस करना थोड़ा पसंद है, बाकी अभी हो गया है सिलेक्शन तो अभी कर भी लेती हूँ। अभी कर लेते हो? ठीक। अब घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे कि कूदने दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस पूरे टाइम में आप मोटिवेशन लेते थे, तो मोटिवेशन के लिए बच्चे बोलते हैं सर कुछ मोटिवेशन बता दो, मोटिवेशनल बता दो, तो मोटिवेशनल होता है या आप खुद से ही अंदर से ही आता है? मोटिवेशन तो सर अंदर से ही आता है, जो रियल होता है। अगर हम कुछ किसी को देख भी लेते हैं तो वो थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसके बाद चला जाता है, लेकिन अंदर से ही आता है। और फिर सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना, तो लगता है कि उनसे तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। गुड, वॉच। तो आपने तभी देखा, मैम ने बताया कि मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में इन्होंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया, कैसे कैसे हारी और फिर हार कर फिर उठकर खड़ी हो गई और फिर दोबारा से अगले एग्जाम की तैयारी करी। सब कुछ हो गया, टाइपिंग में रह गए, और एक बार नहीं 2 बार टाइपिंग में रह गए, एमटीएस में रहे, सीएचएस में रहे, और आखिरकार सीजीएल में इन्होंने जो एग्जाम था 2022 का उसे क्रैक किया। कैसे उन चीज़ों को जो बाधाएं थी उनको हटाकर उस चीज़ पे आपने ध्यान रखा कि मुझे करना क्या है, नेगेटिविटी को दूर रखा, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखा, साथ साथ अपने गोल को भूली नहीं। अपने माता पिता से बड़ा कोई मोटिवेशन होता नहीं है, ये भी हमें इनसे जानने को मिला, और ये सच्चाई है। जितने बच्चे हमारे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख लें, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई और नहीं है। ऐसी और सक्सेस स्टोरीज के साथ मैं आपके साथ आता रहूंगा, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएस हो,
ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो आपको चीयर अप करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे और आगे कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।